हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे हम, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। उसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। देखिए, हम पिछले पार्ट में बात कर रहे थे कि कैसे संविधान संशोधित होता है, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें स्पेशल मेजोरिटी का जिक्र आया था कि स्पेशल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है। साधारणतः क्या होता है कि जो सारे बिजनेस हैं लेजिस्लेचर के, उसमें जिसमें एक मोशन, रेजोल्यूशन या बिल की ज़रूरत होती है, उसमें सिंपल मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है मेंबर्स जो वोट करते हैं उस टाइम पर। तो कोई भी बिल, कोई भी मोशन, कोई भी रेजोल्यूशन के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सपोज कीजिए 247 मेंबर्स प्रेजेंट हैं हाउस में और सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग करने में बिल को, तो एटलीस्ट 124 मेंबर बिल के फेवर में अगर वोट करेंगे तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं होता। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आप कर रहे हैं तो दो डिफरेंट टाइप की स्पेशल मेजोरिटी आपको देखने को मिलती हैं। पहली, फर्स्ट प्लेस पे, दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी तो जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उसमें से जो बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, वो एटलीस्ट हाफ होने चाहिए। सेकेंडली, जो सपोर्टर्स हैं अमेंडमेंट बिल के मस्ट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। ठीक है, सो दूसरा क्या है कि जो अमेंडमेंट बिल के सपोर्टर्स हैं उसमें 2/3 ऐसे लोग होने चाहिए जो एक्चुअली वोटिंग में पार्ट ले रहे हैं। तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से अलग पास करेगी, दूसरा हाउस भी अलग करेगा सेम मैनर में। और यहाँ जॉइंट सेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं होता। जैसे कि क्या होता है कि ऑर्डिनरी बिल में किसी बिल पर, किसी मुद्दे पर दोनों हाउस में सहमति नहीं बनती है, तो वो बिल जो है ना पेंडिंग होता है, वो पास नहीं होता। तो जब वो बिल पास नहीं होता और बहुत टाइम के लिए पेंडिंग हो जाता है तो जॉइंट सेशन होता है। ये सिर्फ क्या होता है, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनके लिए लागू होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग पास करनी ही होगी। और हर एक एवरी अमेंडमेंट बिल के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। क्या आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं इस रिक्वायरमेंट का? देखिए, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, देयरफॉर कोई भी अमेंडमेंट जो होगा वो मिनिमम कितने लोग सपोर्ट करेंगे? 273 लोग जो हैं, मेंबर जो हैं, वो मिनिमम सपोर्ट करना पड़ेगा। और यदि आप कहोगे कि 300 मेंबर हैं वोटिंग के टाइम पर, यानी स्ट्रेंथ क्या है 543, और लगभग एटलीस्ट कितने करने चाहिए? तो 273 जब भी बिल पास होगा। तो 300 भी मेंबर अगर वोटिंग के टाइम पर प्रेजेंट है तो उसमें से 273 को तो वोट ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ बताया गया है। इस एडिशन में दोनों हाउसेस जो हैं उनको अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा, अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग। इसका मतलब है कि अनलेस देयर इज सफिशिएंट कंसेंसस ओवर द प्रपोज अमेंडमेंट, यानी जो भी आप संविधान में संशोधन कर रहे हो दोनों हाउसेस पे, उसमें उस पर पहले से सहमति होनी चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट कंसेंसस होना चाहिए, अदरवाइज पास नहीं होगा। तो यदि पार्टी पावर में है जो एंजॉय कर रही हैं वेरी थिन मेजोरिटी, वो लेजिस्लेशन को पास हो जाएगा उनका ऑफ इट्स चॉइस एंड कैन गेट बजट अप्रूव्ड इवन इफ द अपोजिशन डज नॉट एग्री। तो कहने का मतलब है अच्छी खासी यदि मेजोरिटी भी पावर एंजॉय कर रही है पार्टी, तो पास होने में, क्योंकि उस पर मेजोरिटी है, तो पास होने में बिल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये भी एटलीस्ट कुछ अपोजिशन पार्टीज़ को भी कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए। कोई भी अगर संविधान में संशोधन कर रहे हो, चाहे आपकी मेजोरिटी कितनी भी हो, तो उसमें जो अपोजिशन पार्टी है उनको भी किस में लाना चाहिए? आपको कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए। सो बेसिक प्रिंसिपल अमेंडिंग प्रोसीजर के पीछे ये है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड सपोर्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्लियामेंटेरियन। सो पार्लियामेंटेरियन, पॉलिटिकल पार्टी, सबका ब्रॉड सपोर्ट मिले तो ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधित हो तो ही अच्छा माना जाएगा। और यही एक इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा है,
और इन्होंने कहा कि इफ़ दोज हु आर डिससेटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ओनली टू ऑब्टेन 2/3 majority and if they cannot obtain even that their dissatisfaction with the constitution cannot be deemed to be shared by the general public. So वो लोग जो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से डिससेटिस्फाइड हैं, केवल उनको 2/3 मेजोरिटी लेनी है, और यदि वो इसको नहीं ले पाते इसको भी, तो उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है, वो कभी भी जनरल पब्लिक के साथ शेयर नहीं होगा. सो नोट दैट डॉक्टर अम्बेडकर इज टॉकिंग हेयर नॉट ओनली ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, ही रेफर्स शेयरिंग ऑफ द व्यूज बाय द जनरल पब्लिक, कि व्यूज जो है जनरल पब्लिक के उनको भी शेयर करना चाहिए. दिस इंडिकेट दैट कि जो बिहाइंड एज मेजोरिटी का देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ओपिनियन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग. सेकेंड, अभी तो मैंने बताया कि एक टाइप की मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेज में पास. दूसरा होता है रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स. कुछ आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं स्पेशल मेजोरिटी वहाँ सफिशिएंट नहीं है. जब एक अमेंडमेंट होता है तो उसमें एक आर्टिकल को आप मॉडिफाई करते हो रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जब स्टेट के बीच में या सेंट्रल के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मुद्दा आता है, ऐसे आर्टिकल जो रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन में, तो ये ज़रूरी है कि स्टेट को भी कंसल्ट करना चाहिए और उनका कंसेंट जो है, उनकी जो मंजूरी है वो भी लेनी चाहिए. हमने फेडरल नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा था, और फेडरलिज्म का मतलब है कि पावर जो स्टेट की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की दया पे नहीं है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इसको, लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यानी आधे जो राज्य हैं उनका लेजिस्लेचर को अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए बिफोर द अमेंडमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, अमेंडमेंट के पहले आने से पहले, इफेक्ट में आने से पहले. सो हम कह सकते हैं दैट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर और वाइडर कंसेंसस पॉलिटी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, बढ़ चढ़कर विचार हो. इस प्रोविज़न को ऑल्सो रिस्पेक्ट करते हैं स्टेट्स और उनको दिया गया पार्टिसिपेशन प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट में. इसीलिए सो सेम टाइम में जो केयर है इज टेकन टू कीप दिस प्रोसीजर समवॉट फ्लेक्सिबल इवन इन इट्स मोर रिजिड फॉर्मेट. सो कंसेंट केवल हाफ ऑफ स्टेट का वो रिक्वायर्ड है और सिंपल मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेचर की सफिशिएंट है. ठीक है, सो जो अमेंडमेंट प्रोसेस है इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है इवन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस मोर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस. ठीक है, तो आधे स्टेट की कंसेंट की जरूरत है केवल, और सिंपल मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेचर में सफिशिएंट. सो हम समराइज करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है वो अमेंड हो सकता है लार्ज स्केल कंसेंसस से, आपसी सहमति से. लिमिटेड पार्टिसिपेशन स्टेट्स का अगर लिमिटेड पार्टिसिपेशन तो भी अमेंडमेंट हो सकता है. सो जो फाउंडिंग फादर जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल अच्छे से करी और ये इंश्योर किया कि इजी टेम्परिंग उसकी ना हो पाए. ठीक है, और येट फ्यूचर जनरेशन जो हैं उनको एक राइट टू अमेंड एंड मॉडिफाई का दिया कि आप फ्यूचर में इसको संशोधित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आने वाले टाइम की ज़रूरतें और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. ठीक है जी, तो ये था कि दो टाइप की मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ये क्या था. नेक्स्ट है व्हाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स. क्यों इतने सारे अमेंडमेंट है. देखिए 26 जनवरी 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कंप्लीट हुआ और 69 साल 69 ईयर्स 2019 में कंप्लीट कर लिए और 2023 में लगभग 73 ईयर्स कंप्लीट हो गए. इन दीज ईयर्स इट वाज अमेंडेड 103 टाइम्स. ठीक है, ये 12 जनवरी 2019 का डाटा है और आज की डेट में आप देखो तो 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं. कितने हो चुके हैं? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं. ये 2023 का डाटा है. सो गिवन द रिलेटिवली डिफिकल्ट मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नंबर है अमेंडमेंट का वो क्वाइट हाई है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे सो मैनी अमेंडमेंट हुए और इसका मतलब क्या है. सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री अमेंडमेंट की, और नीचे ग्राफ दिए गए हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे पहले. और सेम इन्फॉर्मेशन दो तरीके से प्रेजेंट है वहाँ. पहला ग्राफ आपको नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बताता है मेड एवरी 10 ईयर, यानी 10 साल में कितने हुए, और जो बार है वो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन दैट पीरियड. सेकेंड ग्राफ डिपिक्ट करता है टाइम टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट्स, यानी 10 अमेंडमेंट में कितना टाइम लिया गया, और बार जो डिपिक्ट कर रहा है ईयर्स टेकन फॉर 10 अमेंडमेंट्स, कितने साल ले रहा है. तो पहला हम देखते हैं, पहला ग्राफ क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड एवरी 10 ईयर्स, और बार क्या बता रहा है, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन दैट पीरियड. चलिए देखिए, तो 51 से 60 ये आप देख सकते हैं 5 और 10 के बीच में अमेंडमेंट पर डिकेड. 61 से 70 कितने अमेंडमेंट हुए, 71 से 80
तो ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं। ग्राफ 2 में ईयर्स टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट, यानी हर 10 अमेंडमेंट के बीच में कितना साल हुआ। तो 10 अमेंडमेंट हुए तो कितने साल लगे, 10 से ऊपर, तो ये दिखाया जा रहा है। सो यू विल नोटिस दैट 2 डिकेड्स फ्रॉम 1907 टू 1990, 1970 से 1990 में एक लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ सेकेंड ग्राफ बताता है एक और स्टोरी, 10 अमेंडमेंट टुक प्लेस बिटवीन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years बिटवीन 1974 एंड 1976। 1974 और 1976 के बीच में आप देख सकते हैं, 74 एंड 76 के बीच में आप देख सकते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years में, अगेन इन जस्ट 3 years। सो फ्रॉम 2001 से 2003, सो 10 अमेंडमेंट टुक प्लेस। सो इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली इन आवर कंट्री दिस 2 periods आर रिमार्केबली डिफरेंट। पहला वॉज अ पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन। कांग्रेस पार्टी वास्ट मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में और 352 सीट थी लोकसभा में अकेली। मोस्ट स्टेट असेंबली में मेजोरिटी थी, बहुत सारी राज्य विधानसभा जो थी उनमें कांग्रेस की जो है मेजोरिटी थी और लोकसभा में कांग्रेस की मेजोरिटी थी। दूसरी तरफ जो पीरियड था 2001 से 2003 के बीच में, वो कोalition पॉलिटिक्स का पीरियड था। 2001 से 2003 के बीच में मिलीजुली सरकारों का पीरियड था, कोalition पॉलिटिक्स का पीरियड था। और ये ऑल्सो एक पीरियड था जहाँ डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट स्टेट्स में थी, डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट स्टेट्स में थी। तो बिटर राइवलरी बीजेपी के बीच में और उसके अपोनेंट के बीच में अनदर फीचर था इस पीरियड का। और येट दिस पीरियड सॉ एज मैनी एज 10 अमेंडमेंट इन जस्ट 3 years। तो इसलिए कोalition पॉलिटिक्स थी और राइवलरी थी बीजेपी और बाकी गवर्नमेंट में। सो ये 10 अमेंडमेंट 3 साल में इसलिए देखने को मिले। सो जो इंसिडेंस था अमेंडमेंट का इज नॉट डिपेंडेंट मियरली ऑन द नेचर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी लोन। केवल अकेली जो मेजोरिटी है रूलिंग पार्टी की उस पर ही इंसिडेंट अमेंडमेंट का डिपेंडेंट नहीं था केवल। तो ये 2 ग्राफ थे, इसमें बताया था कि कैसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, देयर इज ऑलवेज ए क्रिटिज्म, हमेशा एक क्रिटिज्म रहता है अबाउट द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है। और ये कहा जाता है देयर हैव बीन फार टू मैनी अमेंडमेंट, कि बहुत सारे संशोधन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो ऑन द फेस जो फैक्ट है कि जो 106 अमेंडमेंट हुए हैं 73 सालों में, समवॉट ओड। लेकिन 2 ग्राफ जो दिखाए गए ऊपर उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि अमेंडमेंट केवल पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए नहीं होते। एंड बियरिंग द फर्स्ट डिकेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कमेंसमेंट हुआ, कमेंसमेंट मतलब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हर एक एवरी डिकेड में, हर 10 साल के पीरियड में एक स्टीडी स्ट्रीम ऑफ अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे स्ट्रीम थी अमेंडमेंट की। तो इसका मतलब है कि रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कैसा भी हो और पार्टी इन पावर, अमेंडमेंट जो होंगे टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं और उनको जरूरत पड़ती है। सो वाज दिस बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसीज ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खामियां थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो कंटेंट्स क्या हैं अमेंडमेंट के जो अभी तक हुए हैं, ठीक है। अमेंडमेंट मेड सो फार मे बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। पहला ग्रुप, देर आर अमेंडमेंट विच आर ऑफ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, ऐसे अमेंडमेंट जो टेक्निकल हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, ठीक है। एंड वर ओनली क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, माइनर मॉडिफिकेशन की जरूरत उसमें होती है ओरिजिनल प्रोविजन में। और दे आर अमेंडमेंट ओनली इन द लीगल सेंस, लीगल सेंस में अमेंडमेंट होते हैं, बट इन मैटर ऑफ फैक्ट दे मेड नो सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द प्रोविजन, उसमें कुछ ज़्यादा प्रोविजन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता जब ये अमेंड होते हैं। और ये सच है कि जो अमेंडमेंट है जो इंक्रीज करता है एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की, है ना, 60 से 62 साल जो करता है, और 60 से 62 कौन करता है, 15th अमेंडमेंट, 15वां अमेंडमेंट यही तो करता है, संविधान को संशोधित करता है। और जो 60 एज थी हाई कोर्ट के जजेस की उसको 62 कर दी। सैलरी जो जजेस की हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वो अमेंडमेंट से बढ़ी 54वें अमेंडमेंट से। तो ये हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, ठीक है। वी मे ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। सो रिजर्व सीट लेजिस्लेचर में फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जैसे 2020 में अभी 104 अमेंडमेंट से बढ़ाया गया। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, 10 साल के लिए फिर SC/ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। तो ये हर 10 साल में होता है। सो ओरिजिनल प्रोविजन सेड that these reservation were of a period of 10 years. So in order to ensure fair representation दिखाने के लिए इन सेक्शन के लिए
ये ज़रूरी था कि हम इस पीरियड को 10 साल बढ़ाएं। सो आफ्टर एवरी हर 10 साल में एक अमेंडमेंट होता है जो 10 साल के पीरियड को फिर 10 साल के लिए बढ़ा देता है। तो दिस हैज़ लेड टू 6 अमेंडमेंट सो फार। तो ये 6 अमेंडमेंट हो गए। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है वो कोई डिफरेंस नहीं लाते ओरिजिनल प्रोविजन में। इस सेंस में ये एक टेक्निकल अमेंडमेंट है। तो समझ आए? तो पहले टाइप के अमेंडमेंट टेक्निकल अमेंडमेंट, जो एज बढ़ा दिया, सैलरी बढ़ा दी, रिजर्वेशन बढ़ा दिए, इस टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। क्या आपको याद है डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 में अबाउट द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये अज्यूम किया गया कि हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, द प्रेसिडेंट वुड नॉर्मली अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उनके एडवाइस मानते हैं, पालन करते हैं। सो दिस वाज ओनली रिटरेटेड बाय अ लेटर अमेंडमेंट व्हेन आर्टिकल 74(1) वाज अमेंडेड टू क्लैरिफाई दैट की जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, वो बाइंड है। तो हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉर्मली एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मान लेता है। लेकिन इसको साबित करने के लिए आर्टिकल 74 क्लोज 1 को अमेंड किया जाता है और अमेंड में क्लैरिफाई किया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर, और प्रेसिडेंट जो है शैल एक्ट करेगा अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लिखा जाता है। रियलिटी में ये जो अमेंडमेंट है डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं बनाता, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ऑल थ्रू, यही हो रहा था। सो जो अमेंडमेंट है वो केवल एक एक्सप्लेनेशन का तरीका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। नेक्स्ट है डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की से आए, जो जुडिशरी ने दिए और गवर्नमेंट ने डे बाय डे दिए। सो जब ये क्लैश्ड हुए, जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन और गवर्नमेंट ऑफ द डे का इंटरप्रिटेशन जब क्लैश हुए, सो जो पार्लियामेंट थी हैड टू इंसर्ट एन अमेंडमेंट, उन्होंने एक अमेंडमेंट इंसर्ट करना चाहा अंडरलाइनिंग वन पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन की। जुडिशरी ने एक इंटरप्रिटेशन दी है एक अमेंडमेंट की, आर्टिकल की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया कि अमेंडमेंट अंडरलाइन कर दिया, इंसर्ट कर दिया पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन का कि ये ऑथेंटिक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट वेरियस इंस्टीट्यूशन वुड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे वेरियस जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं और पर्टिकुलरली जो स्कोप है उनकी खुद की पावर्स का डिफरेंट मैनर में। सो बहुत बार मैनी टाइम्स जो पार्लियामेंट है डिड नॉट एग्री विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। पार्लियामेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से जो जजों ने इंटरप्रेट किए अमेंडमेंट और लॉज को, उनसे खुश नहीं है, एग्री नहीं करती थी। तो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उस जो जुडिशरी की रूलिंग थी उसको उन्होंने ख़त्म किया, ओवरकम किया। इस पीरियड में 1970-75 में सिचुएशन ये बार बार देखने को मिली। तो जुडिशरी के चैप्टर में आपने पहले ही पढ़ लिया कि डिफरेंस क्या है जुडिशरी और पार्लियामेंट में। पहला है कि रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो वन वाज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और दूसरा जो स्कोप है राइट का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, और तीसरा स्कोप जो पार्लियामेंट के पावर का है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। 1970 से लेकर 75 तक जो पार्लियामेंट थी वो रिपीटेडली अमेंडमेंट कर रही थी अपने एडवर्स इंटरप्रिटेशन को बाय द जुडिशरी। जो जुडिशरी थी वो इस पीरियड में क्या कर रही थी, इंटरप्रिटेशन कर रही थी कानूनों के, और उससे बचने के लिए पार्लियामेंट रिपीटेडली अमेंडमेंट्स कर रही थी। सो इट मे बी केप्ट इन माइंड, ये दिमाग में हमें रखना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड 1970 से 1975 के पीरियड में बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स अनफोल्ड हुए, और हिस्ट्री जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की थी वो फुल्ली अंडरस्टूड की ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दैट पीरियड, उस टाइम के पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में। एंड यू विल नो मोर अबाउट दीज इशू इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू स्टडी द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये अगली बुक के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। सो ये दो टाइप के मैंने आपको बताए। पहला एक जो छोटी सी चीज़ें जो के लिए होता है टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट, जैसे 60 से 62 एज कर दी, सैलरी बढ़ा दी, रिजर्वेशन बढ़ा दिया, वो। और दूसरा इंटरप्रिटेशन जब जुडिशरी करती है किसी कानून की, जैसे संविधान ने संविधान का कोई भी एक आर्टिकल या कोई भी ऐसा जो व्याख्या करनी है जुडिशरी को, तो उन्होंने व्याख्या करी, तो वहाँ पे तुरंत पार्लियामेंट ने क्या किया, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट कर दिया। तो एक टाइप की ये अमेंडमेंट होते हैं। और तीसरा अनदर लार्ज ग्रुप जो अमेंडमेंट के हुए वो कंसेंसस से हुए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में।
सो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में सहमति बनी तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट्स हुए। हम कह सकते हैं जो कंसेंसस बने ये जरूरी थे और उनमें सम चेंजेस हैड टू बी मेड इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। ये जो कंसेंसस थे मेड इट नेसेसरी, जरूरी थे कि कुछ चेंजेस हों और रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रिवेलिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी और एस्पिरेशन सोसाइटी की। इनफैक्ट मैनी ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द पोस्ट 1984 पीरियड के बाद में जितने भी अमेंडमेंट हुए वो उदाहरण है इस ट्रेंड के। रिमेंबर अवर क्वेश्चन अबाउट द पेक्युलरिटी दैट इवन व्हेन देयर वर कोalition गवर्नमेंट, यदि कोalition गवर्नमेंट थी तो ये पीरियड सो मैनी अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट देखा। और रीज़न ये था बिकॉज मैनी ऑफ दीज अमेंडमेंट वर बेस्ड ऑन इवॉल्विंग कंसेंसस ऑन सर्टेन इशूज। सो स्टार्टिंग विद एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट, दिस पीरियड सॉ ए सीरीज ऑफ एन अमेंडमेंट इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल टर्बुलेंस। पॉलिटिकल टर्बुलेंस के साथ साथ सीरीज ऑफ अमेंडमेंट भी देखी गई। सो अपार्ट फ्रॉम एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd और 91st अमेंडमेंट के अलावा ये जो अमेंडमेंट थे इसमें 61st अमेंडमेंट भी था जिसने मिनिमम एज जो वोटिंग की 21 से 18 कर दी। 73वां 74वां अमेंडमेंट भी था पंचायती राज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। सेम पीरियड में देयर वर सम अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट थे जो क्लैरिफाई कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे रिजर्वेशन का स्कोप जॉब में और एडमिशन में। 1992-93 में एक ओवरऑल कंसेंसस इमर्ज हुआ कंट्री में इन मेजर्स के बारे में और देयरफॉर अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग दीज मेजर्स वर पास्ड विद मच डिफिकल्टी। 77, 81st, 82nd अमेंडमेंट। तो आपको अपना बेयर एक्ट देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर एक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक बेयर एक्ट होता है, उसमें जाकर आपको ये अमेंडमेंट्स देखने हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स। आवर डिस्कशन सो फार शुड नॉट क्रिएट एन इंप्रेशन दैट देयर हैज नेवर बीन एनी कंट्रोवर्सी ओवर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को संशोधित करने के लिए कोई भी अभी हमने कंट्रोवर्सी ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन इनफैक्ट अमेंडमेंट 1970 से 1980 के पीरियड में जितने भी अमेंडमेंट हुए उन्होंने लॉट ऑफ लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा करी। तो जो पार्टीज थी जो अपोजिशन में थी ड्यूरिंग द पीरियड 1971, 77, 1971 से 1976 के पीरियड में जो भी पार्टी अपोजिशन में थी उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट देखे एज अटेम्प्ट बाय द रूलिंग पार्टी के द्वारा सबवर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। रूलिंग पार्टी के द्वारा बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। और पर्टिकुलर जो 38, 39, 42nd अमेंडमेंट थे वो बहुत कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हैं अभी तक। सो दीज 3 अमेंडमेंट वर मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी के बैकग्राउंड में ये बनाए थे कंट्री फ्रॉम जून 1971 एंड दे sought टू मेक बेसिक चेंजेस इन मैनी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। और बेसिक जो चेंजेस थे मैनी क्रूशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इन अमेंडमेंट से देखने को मिले। नेक्स्ट द 42nd अमेंडमेंट, पर्टिकुलरली आप इसको वाइड रेंजिंग अमेंडमेंट कैसे अमेंडमेंट था जो अफेक्ट कर रहा था लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड साथ ही साथ एक इट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन इन द केशवानंद केस। सो इवन ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years। जब 5 से 6 साल का जो एक्सटेंड किया गया लोकसभा का ड्यूरेशन। राइट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट ऑल्सो पुट रिस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध भी लगाता है ऑन रिव्यू पावर, जुडिशरी की जो रिव्यू पावर है उन पर। और ये कहा गया कि एट दैट टाइम की जो ये अमेंडमेंट था वो प्रैक्टिकली एक रीराइट कर रहा है बहुत सारे पार्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के, दोबारा लिख रहा है। क्या आप जानते हो कि जो अमेंडमेंट है इसने प्रियम्बल में भी चेंज किए थे, 7 शेड्यूल में भी चेंज किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड लगभग 53 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करते थे। तो बहुत सारे जो MPs थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, वो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, वो जेल में थे जब ये अमेंडमेंट पास हुआ पार्लियामेंट में। सो इस बैकड्रॉप में जो इलेक्शंस हुए 1977 में और जो रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस की थी वो हार गई। सो न्यू गवर्नमेंट जो आई और उसने सोचा कि ये ज़रूरी है कि हम इन कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट को दोबारा देखें, एंड थ्रू द 43rd और 43 अमेंडमेंट इन्होंने बहुत सारे चेंजेस जो थे जो 42nd के अमेंडमेंट से हुए उनको कैंसिल करा, जो 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है जी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस वाज रिस्टोर्ड बाय दीज अमेंडमेंट। इन अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को रिस्टोर्ड कर दिया गया।
तो ये था भाई कि कैसे मैंने आपसे बात की सारी कि रेटिफिकेशन स्टेट स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है और उससे रेटिफिकेशन कैसे होता है स्टेट का, साथ ही साथ कैसे सो मैनी अमेंडमेंट हुए, 3 टाइप हमने अमेंडमेंट में बांटे। ये लगभग अब तक 2023 तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं और 10 साल के पीरियड में ये अमेंडमेंट देखने को आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ हमने बात की कि कंटेंट्स क्या हैं अमेंडमेंट के जो अब बने। 3 टाइप के अमेंडमेंट को ग्रुप में हमने रखा कि पहले टेक्निकल, फिर दूसरे हमने जो इंटरप्रिटेशन करते हैं जुडिशरी उसके बारे में बात की कि कैसे अमेंड होता है, फिर उसके बारे में हमने बात की। साथ ही साथ अमेंडमेंट पॉलिटिकल कंसेंसस के द्वारा कैसे होते हैं ये भी हमने बात की। कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के बारे में बात की। तो ये था आज के लिए, और इतना ही है आज के लिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।